जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर जी हमारा 75। आज के लेक्चर में एज़ यूजुअल होम असाइनमेंट आपकी डिस्कस होगी। 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे चैप्टर 14 में से एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से, और एक क्वेश्चन था चैप्टर 11 रिस्क असेसमेंट में से। ठीक है, फिर इसके बाद आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर की बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे आज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन और मेन कंसेप्ट पहले हम स्टडी कर चुके हैं। जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, तो इस लेक्चर में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी कंसेप्ट्स हैं जिनकी आपकी बेसिकली रिवीजन हो रही है, वो आपके लिए नए नहीं हैं। सबसे पहले होम असाइनमेंट की तरफ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्वेश्चन वॉल्यूम चैप्टर 14 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन 3। सबसे पहला काम क्या करना है जी, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के रिक्वायरमेंट को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिट टीम। देखिए क्या ऑडिट टीम ने जो वर्क परफॉर्म किया है वो एप्रोप्रिएट है, वो ठीक है कि नहीं, इवेल्युएट कीजिए। इस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो भी टीम ने काम किया है इवेल्युएट कीजिए, क्या वो एप्रोप्रिएट है, ठीक है या नहीं। फिर इसके बाद डेफिनेटली अगली रिक्वायरमेंट उसकी नॉर्मली यही होती है कि अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है तो बताइए अब क्या करना है मजीद। ठीक है, क्या मसला है और क्या करना है। आल्सो सजेस्ट द एडिशनल प्रोसीजर्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म। यानी अगर कहीं कोई कमी बेशी है प्रोसीजर परफॉर्म करने में तो बताइए अब मजीद क्या करना है। यानी रिक्वायरमेंट में 2 चीजें क्या पूछ रहा है, पहली चीज बताइए प्रॉब्लम क्या है जो ऑडिट टीम ने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उनमें, और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, अगर कोई मजीद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो वो बता दीजिए। तो पढ़ते हैं जी कौन कौन सा एरिया दिया है उसने, क्या प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, एग्जाम में इतनी स्टेटमेंट पढ़ के आपको चैप्टर का पता नहीं चलेगा। अभी चूंकि आप चैप्टर 14 के एंड में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता है जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर 14 के ही होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 3, You are the audit manager responsible for the audit of NKL Limited for the year ended 28 फरवरी 2021। अंडरलाइन कीजिए 28 फरवरी। भाई ईयर एंड हमारे लिए रेलिवेंट होता है कि नहीं होता। डेट्स आपको बताया था, डेट्स हमारे लिए केस स्टडी के अंदर रेलिवेंट होती हैं, अक्सर रेलिवेंट होती हैं। The audit team has prepared the following summary of debtors balances for your review। अब ये समरी है debtors balances की। हेडिंग में क्या कह रहा है, अच्छा हेडिंग्स को गौर से पढ़ें आप, क्योंकि हेडिंग में भी बाज़ औक़ात कंसेप्ट छुपे होते हैं। कह रहा है समरी ऑफ डेटर्स बैलेंसेस एंड देयर कंफर्म्ड अमाउंट एज एट 31 जनवरी 2021। कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है आपको, कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है, क्या कंसेप्ट नजर आ रहा है। ईयर एंड 28 फरवरी है, लेकिन जो कंफर्मेशन समरी बनाई जा रही है वो किस बैलेंस पे बनाई जा रही है, ठीक है, कंफर्म्ड बैलेंस। 31 जनवरी को बैलेंस कंफर्म करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब 31 जनवरी से लेके या 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक जो फरवरी के महीने की ट्रांजैक्शंस हैं वो वेरीफाइड नहीं है। तो ऑटोमेटिकली 4 प्रोसीजर तो हमने लिखने। 4 प्रोसीजर क्या लिखने हैं, कौन से वाले प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, एडिशनल प्रोसीजर्स, जो किस सूरत में परफॉर्म करने होते हैं, जब कंफर्मेशन इंटरिम डेट। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने और कोई इंडिकेशन नहीं दी, सिर्फ ये डेट्स के फर्क से आपने अंदाजा लगाना था कि कंफर्मेशन इंटरिम डेट पे परफॉर्म की जा रही है, उसमें प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इंटरिम वाले। क्लियर जी, आगे चलते हैं। असर्शंस वेरीफाइड, कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें, कंप्लीटनेस नहीं वेरीफाई होती। देखा, जो लिखा हुआ है, जो सामने चीज है वो पहचान लेते हैं आप, और जो चीज है तो सही लेकिन सामने नहीं है वो नहीं पहचान पाते। कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, फौरन आपने पिक कर लिया, लेकिन एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई होती है। ये किसने पिक करना है, ये किसने पिक करना है, हाँ जी, एक्यूरेसी, शाबाश। तो ये भी आपने लिखने, ये भी, ये आपको बताया था ना, तो जब इस तरह का ड्राफ्ट हमें बताता है 2 तरह की गलतियां होती है, एरर्स और ओमिशन। एरर्स नोट फौरी पहचान लेते हैं, सामने नजर से गुजरता है ना, पता चल जाता है ये गलत है।
ओमिशन पहचानने में प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ एक बड़ी गलती हमें इंटरम डेट वाली लग गई, सामने आ गई, और एक गलती असर्शंस में थी। असर्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब समझ आ रहा है कि कौन सी असर्शन वेरीफाई होनी है और कौन सी नहीं होनी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेटर ए, डेटर जी अल्फा, एज पर बुक्स क्लाइंट के मुताबिक जो बैलेंस है उसके लेजर के मुताबिक वो 800,000 उसने अल्फा से वसूल करना है। अल्फा ने भी कंफर्म किया 800,000, कमेंट्स में कुछ भी नहीं है। बताइए कुछ भी तो क्या हुआ? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन्ड, नो फर्दर वर्क नेसेसरी। यही करते हैं ना भाई, बैलेंस कंफर्म कर लिया, इससे अच्छी सिचुएशन तो हमारी कंफर्मेशन में हो ही नहीं सकती। बीटा कह रहा है बैलेंस 900,000 था एज पर बुक्स, जो कंफर्म किया वो कितना किया? हेडिंग्स आ जानी चाहिए बेहतर। बीटा एज पर बुक्स 900,000, डेटर ने कितना कंफर्म किया? 900। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या हमें सिर्फ बैलेंसेस देखने होते हैं या कि हमें कमेंट्स भी देखने होते हैं? कमेंट्स भी देखने होते हैं। कंफर्मेशन वाज रिटर्न बाय द कोरियर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनवैलिड एड्रेस। ठीक है, ये रिटर्न आई इनवैलिड एड्रेस की वजह से। कंफर्मेशन वाज रीसेंट बाय द क्लाइंट थ्रू इट्स राइडर। उसने कहा सर ये कोरियर वाले ऐसे ही होते हैं, इनको नहीं पता चलता, हम अपना बंदा भिजवाते हैं। उन्होंने अपना बंदा भिजवाया। द रिप्लाई वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, और उसके बाद ऑडिटर को डायरेक्टली रिप्लाई रिसीव हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? डायरेक्ट रिसीव हुआ है। अच्छा, कंफर्मेशन सुनिए जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे कंसेप्ट कंफर्मेशन का डायरेक्ट होना जरूरी है, ये हमने पढ़ा है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट। डायरेक्ट यानी क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी होती है भाई साइन कर दे कागज पे, ऑथोराइजेशन दे दो, इससे ज्यादा क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्या क्लाइंट सैंपल सेलेक्ट करने में इन्वॉल्व होता है? नहीं होता। ठीक है, क्या हम क्लाइंट के जरिए से कहते हैं कंफर्मेशन लेटर सेंड? याद रखे, जब स्टैंडर्ड कहता है, जब मैंने ये कहा ना कि ये डायरेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ना सेंड करने में क्लाइंट इन्वॉल्व होगा और ना ही रिसीव करने में क्लाइंट इन्वॉल्व होगा। ना सेंड करने में ना रिसीव करने में। आपका माइंड प्रोसेसिंग कर रहा था सिर्फ रिसीविंग साइड पे कि सिर्फ रिसीव ही डायरेक्ट होना चाहिए। भाई सेंड भी डायरेक्ट होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिसीव डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंड डायरेक्ट नहीं हो रहा, सेंड भी क्लाइंट को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पता नहीं उसने किसको भेजा और आगे से उसने फौरन जवाब दे दिया, पहले जवाब ही नहीं आ रहा था। तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है? सेंड भी डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कंफर्मेशन मस्ट बी डायरेक्ट। इसका मतलब है सेंड भी डायरेक्टली ऑडिटर करेगा, रिसीव भी डायरेक्टली ऑडिटर करेगा। जी कुछ समझ आई? नेक्स्ट, बी में कोई प्रॉब्लम? बीटा में बताइए क्या प्रॉब्लम? नहीं, आपको कोई समझ आ गई ना? चलिए, गैमा 700,000 एज पर बुक्स है, रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ। किस में? पहले मुझे लेटर बताइए, किस लेटर की मेरे भाई बात कर रहे हैं? बीटा की। हाँ जी, अच्छा बताइए। इसमें अल्टरनेटिव, इसमें हम ये बताएंगे कि हमने डायरेक्ट क्लाइंट से एड्रेस लेके डायरेक्ट उस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है और उससे कहना है कि वो डायरेक्टली हमें जवाब दे। अगर स्टिल आंसर नहीं आता फिर ये नॉन रिस्पॉन्स समझा जाएगा और अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। फिर ये लिखना है। स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या करना है? डायरेक्ट एविडेंस ऑब्टेन लेने की कोशिश कर। जब इनडायरेक्ट एविडेंस आए, क्या फौरन अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाते हैं कि पहले डायरेक्ट एविडेंस की कोशिश करनी है? पहले डायरेक्ट एविडेंस की कोशिश करनी है। क्लियर हुई है बात?
तो पहले हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, डायरेक्ट एविडेंस की, फिर उसके बाद हम कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर ये नॉन रिस्पॉन्स होगा और अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये थर्ड वाली एग्जांपल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बैलेंस एज पर बुक 700,000 था, नो रिप्लाई रिसीव्ड। अच्छा, नो रिप्लाई रिसीव्ड, जो स्टूडेंट सिर्फ अमाउंट्स को देखते हैं अमाउंट वाले कॉलम को, वो फौरन नो रिप्लाई रिसीव्ड को देख के एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे जो गलत होगा। किस नतीजे पे पहुंचेंगे? नो रिप्लाई। हालांकि हमने क्या करना होता है, अदर इंफॉर्मेशन को भी पढ़ना होता है कि नहीं, कि सिर्फ अमाउंट्स को। उसने इस चैप्टर में हमें क्या सिखाई है ये बात कि आपने सिर्फ अमाउंट्स को कंफर्म नहीं करना, अदर इंफॉर्मेशन को सिखाया है ना उसने, तो 2-3 जगहों पे सिखाई है बात। रेड पे तो लिस्ट भी दे दी थी उसने, याद की है लिस्ट। बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, अमाउंट्स के अलावा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करेंगे, लिस्ट याद नहीं, सिर्फ ये बता दें याद है। लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस के अलावा नहीं याद, याद है तो बताएं, कुछ कुछ बता दे जी। वारंटी, राइट टू रिटर्न, ठीक है, ये चीजें हम उनसे कंफर्म करवाते हैं। फिर अच्छा, नो रिप्लाई रिसीव्ड, गैमा हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन हो चुकी उसकी, बैंकरप्ट हो चुका। अब बताइए हमने बैंकरप्सी और डेटर के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं या नॉन रिस्पॉन्स के? बैंकरप्सी। क्यों लिखा तो हुआ नो रिप्लाई रिसीव्ड आगे, हाँ बता भी, रीजन भी बता रहा है, तो जब स्पेसिफिक रीजन बता दे तो हमने स्पेसिफिक रीजन के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं ना। नेक्स्ट, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर 600,000। अच्छा, लिक्विडेशन के प्रोसीजर आते हैं ना आपको बैंकरप्सी और डेटर के, वो याद किया हुआ 1 पेजर, उसमें बैंकरप्सी और डेटर के प्रोसीजर थे, बुक में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भला? बुक में उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर बताए हैं, ओवरऑल डेटर्स के, सिंगल बैंकरप्सी और डेटर के प्रोसीजर नहीं बताए। नेक्स्ट, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर एज पर बुक 600,000 कंफर्म बाय नॉट एप्लीकेबल। क्या कहना क्या चाह रहा है, आगे बता रहा है, कह रहा है दीज रिप्रेजेंट्स वेरियस स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स हुज बैलेंस वर बिलो ₹30,000 ड्यू टू इमटेरियल बैलेंसेस दे वर नॉट सेलेक्टेड फॉर सेंडिंग कंफर्मेशन। सही किया कि गलत किया? गलत किया। क्यों गलत किया, रीजन बताइए? क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकते हैं। अब क्या करना चाहिए फिर? अब क्या कर, सैंपल बेस पे कंफर्मेशन भेजनी चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव प्रोवाइडेड अदर कंडीशन। एक कंडीशन तो मेट हो रही है, कौन सी कंडीशन? स्मॉल बैलेंसेस वाली, लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंसेस वाली कंडीशन पूरी हो रही है। अगर बाकी की कंडीशन भी पूरी हो रही है तो नेगेटिव कंफर्मेशन, और अगर बाकी की कंडीशन फर्ज कीजिए पूरी नहीं हो रही तो फिर नहीं, फिर पॉजिटिव भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन अदर प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, छोड़ना नहीं है इसको। इस कैटेगरी को छोड़, आपको रूल बताया था ना ऑडिट का, हर एरिया की पहले कैटेगरीज बनाते हैं और फिर हर कैटेगरी में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी कैटेगरी को आपने स्किप कर दिया तो रूल सुन लीजिए, रूल ये है कि आप पूरी पॉपुलेशन पे ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। अगर किसी कैटेगरी को स्किप कर दिया पूरी पॉपुलेशन पे, क्योंकि उस कैटेगरी को आपने वेरीफाई नहीं किया। अगर आप चाहते हैं सारी पॉपुलेशन के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करे, कंक्लूजन दे, तो आपको उस पॉपुलेशन के जितने भी स्टेटा हैं सबको वेरीफाई करना पड़ेगा, सब में से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये रूल समझ रहे हैं? ये चैप्टर 17 में दोबारा मैंने आपके सामने लेके आना है। चलिए, इस में कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्विक रिकैप करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने कौन सा कंसेप्ट टेस्ट किया हमारा, कि कंफर्मेशन लेटर सेंड किया तो फिर उसका जवाब आता है तो हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। मसले क्या थे बड़े बड़े? इंटरिम डेट पे उसने सेंड किया लेकिन एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए, असर्शन सही नहीं लिखी, फिर इसके बाद कंफर्मेशन एक डायरेक्ट नहीं थी, एक में डेटर बैंकरप्ट हो गया, एक में उसने कैटेगरी को ही छोड़ दिया, और बस
ये मेन कंसेप्ट थे। अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स की शक्ल में समरी बनानी आती है, सीखी है ना इंग्लिश में समरी बनाना, ये समरी बना के 4-5 क्वेश्चन के साइड पे लिख देना, तो जब कभी रिवीजन करने के लिए आएंगे आपकी 1 मिनट में रिवीजन हो जाया करेगी इस क्वेश्चन की। कैसे 1 मिनट में रिवीजन हो जाया करेगी? लिखा हुआ बस वो पढ़ेंगे आके, ठीक है। दिल किया तो बाद में सेलेक्टेड ICAP के क्वेश्चंस को आप दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवीजन स्टेज पे, वरना जो आपने अगर पॉइंट्स लिखे होंगे सारे वो आपकी रिवीजन बन जाएंगे, रिवीजन नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से ही है। क्या करना है सबसे पहले? रिक्वायरमेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ each of above categories of customer, discuss the appropriateness of sending negative confirmation request. Discuss the appropriateness of sending negative confirmation request. एक सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब आपने सही दे दिया, इंशाल्लाह भाई की खुसूसी दुआ इस दफा पास होने के लिए आपके खुसूसी दुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जब मैं सॉल्यूशन लिखने लगूंगा एग्जाम में बैठ, सबसे पहला काम क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़ ली। नहीं कोई नहीं बोलेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ ली और क्या करना? नहीं क्वेश्चन पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सॉल्यूशन लिखने लगा हूं मैं, इसमें सबसे पहले क्या करना? शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। नेगेटिव कंफर्मेशन की चारों कंडीशंस लिखनी है, नेगेटिव कंफर्मेशन की, क्योंकि सारे के सारा क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस कर रहा है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन की 4, फिर उसके बाद बताते जाएंगे कि अबव कंडीशन नंबर 1 2 3 इज मेट, या अबव कंडीशन, क्योंकि 4 सिचुएशन है ना, चारों में सारी कंडीशन बार बार लिखते रहेंगे। ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि एक ही दफा लिख दें और फिर उसके बाद रेफर करते जाएं। ये डेटर है, ये कैटेगरी है, इसके लिए ये कंडीशन मीट हो रही है और ये अज्यूम कर रहे हैं हम। क्लियर? लिख दिया जी। नेगेटिव कंफर्मेशन है। अच्छा क्या कह रहा है? ईच ऑफ अबव कैटेगरी, इसका मतलब है सबके बारे में बताना है। ये टेबल जो है आपका, इसको ऑडिट की लैंग्वेज में इस टेबल को क्या कहते हैं? क्या हुआ ये टोटल पॉपुलेशन की क्या हुआ है? स्ट्रैटिफिकेशन हुई है। स्ट्रैटिफिकेशन की बहुत सी बेसिस हैं। ये उसने टाइप ऑफ कस्टमर की बेस पे, कैटेगरी ऑफ कस्टमर की बेस पे कैटेगराइजेशन की है। वरना आपको पता है डेटर की एज क्लासिफिकेशन अकाउंटेंट है, एक और क्लासिफिकेशन मशहूर है क्या? बाय टाइम, बाय एज, एजिंग एनालिसिस करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स से हो सकती है, उसने बहरहाल टाइप ऑफ कैटेगरी। ठीक है, स्टडी करते हैं। कह रहा है यू आर करंटली इन द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ फ्रेश डेयरीज लिमिटेड FDL फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016. Information available to you in respect of company's data includes the following. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कंपनी के डाटा, कैटेगरी, नंबर ऑफ कस्टमर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग। अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई, कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे थे कि सर वो जो कल परसों क्वेश्चन हमने किया था वो कौन सा था, वो जिसमें था ये टोटल डेटाज हैं इतने और उसमें से इतनों के बैलेंस कंफर्म करवाए हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे थे जो हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस या स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस का डिसीजन करना है, वो जो डाटा सेलेक्ट किए हैं उस कॉलम से करना है। उस कॉलम से करना है कि टोटल वाले डाटा के कॉलम से? टोटल वाले डाटा के कॉलम से करना है सिलेक्शन। जैसे टोटल वाले डाटा ये हैं, नंबर ऑफ कस्टमर ये हैं टोटल, इस कस्टमर अब कंफर्मेशन सेंड करेंगे, जाहिर है होलसेलर है 2200, इसमें से हो सकता है 250 को कंफर्मेशन लेटर सेंड करे, तो कहने के सर 250 तो स्मॉल नंबर हो गए, 250 तो वो सेलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड डाटा पे ये कंडीशन नहीं लगानी, किस पे लगानी है? टोटल पे। तो इसको देखना है हमने, कैटेगरी बता दी, नंबर ऑफ कस्टमर बताया, बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बैलेंस हमारे लिए रफ सा आइडिया लगाने के लिए होता है कि बैलेंस कितना है स्मॉल, वरना हम ये नंबर ऑफ कस्टमर से डिसीजन कर ले, जो पहली कंडीशन होती है ना हमारी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस या स्मॉल नंबर, वो अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर पता चल जाए ना कंपैरेटिव, उसी से डिसीजन कर लेते हैं, बैलेंस आउटस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं डिवाइड करके कि एवरेज बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा। जाहिर है जहां पे डाटा कम है वहां पे एवरेज बैलेंस हाई आ रहा होगा,
ठीक है, स्मॉल नंबर है तो जब एवरेज बैलेंस देखेंगे वो लार्ज ही आ रहा होगा। बहरहाल आपने डिसीजन एग्जाम में करना है तो नंबर ऑफ कस्टमर की बेस पे ही करना है, अमाउंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं। परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, जिन्होंने लास्ट ईयर बैलेंस कंफर्म कर दिया। अल्फाज नोट कीजिए, जिन्होंने लास्ट ईयर बैलेंस, ये नहीं कहा जिनका लास्ट ईयर बैलेंस रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, ये नहीं कहा जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिन्होंने एग्री कर लिया। इसका मतलब है प्रॉब्लम इनमें नहीं है। जब लास्ट ईयर 90% कस्टमर ने कंफर्म किया बैलेंस, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम 90% में है कि 10% में? एक्सेप्शन रेट 10% है कि 90%? 10%। शाबाश भाई, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, वो जो हमने कल परसों क्वेश्चन किया था जिसमें से कहा था एंड में जो 2 हॉस्पिटल्स वाला नेगेटिव कंफर्मेशन वाला, याद है? उसमें तो हमने ऐसे नहीं किया था, उसमें तो याद है वो 75 में से 4 ने रिस्पॉन्स दिया था, वो नेगेटिव था। शाबाश। तो रूल याद है जो आपको नेगेटिव का बताया था? क्या लिखवाया था रूल? कि पॉजिटिव का जवाब आना एग्रीमेंट है, नेगेटिव का जवाब ना आना एग्रीमेंट है। यानी पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में जवाब नहीं आता या डिसएग्रीमेंट, वो एक्सेप्शन, वो प्रॉब्लम है, और नेगेटिव में जवाब आ जाना, ये प्रॉब्लम है। तो यहां पे ज़हन में रखिएगा, जब उसने कुछ नहीं बताया होता तो हम अज्यूम करते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन, उसने बैलेंस कहा और वैसे भी कह दिया बैलेंस कंफर्म कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटर के केस में एक्सेप्शन रेट क्या है? 10%। होलसेलर के केस में एक्सेप्शन रेट क्या है? 30%। रेस्टोरेंट के केस में 70%। इंडिविजुअल कस्टमर के केस में 80%। ठीक है। अब कह रहे हैं FDL is a low risk client and therefore you are assessing whether to send negative confirmation request। सबसे पहले 4 कंडीशन लिख दे। अब हमने 1 by 1 हर कैटेगरी का डिसीजन अलग-अलग करना है। हमारी केस स्टडी की प्रेजेंटेशन कैसी होगी? 1 by 1, पहले डिस्ट्रीब्यूटर का, फिर होलसेलर, फिर सबसे पहले बताइए किसका डिसीजन करें? डिस्ट्रीब्यूटर की हेडिंग लिख देंगे। ठीक है, हम कहेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन पूछा है, पहली कंडीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। हम कहेंगे नेगेटिव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। क्या कंडीशन पूरी हो रही है? हम पहली कंडीशन में लिख देंगे नेगेटिव कंफर्मेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, फिर आगे रीजन लिखेंगे, किस रीजन की वजह से? बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। पहली रीजन ये। क्या एक्सेप्शन रेट भी रीजन लिखेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शन रेट लो है। एक्सेप्शन रेट लो, एक्सेप्शन रेट की वजह से रिजेक्ट नहीं कर रहे। हाँ जी, क्लियर। लेकिन याद रखें, अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन भी रीजन हुई और एक्सेप्शन रेट भी रीजन हुआ, हमने किसी एक को लिखना है कि दोनों को लिखना है? दोनों को लिखना है। ये असूल तो हम लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं कि अगर स्पाउस शेयर होल्डर है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, स्पाउस डायरेक्टर है उस वजह से भी प्रॉब्लम है, तो किसको डिस्कस करना है? दोनों को करना है। याद है ये पॉइंट? होलसेलर, अगली हेडिंग क्या लिखनी है हमने? होलसेलर। होलसेलर में बताइए क्या अप्रोप्रिएट है? देखें, रिस्क लो है, पॉपुलेशन भी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है, 2250 है। अच्छा, ये तो कंपैरिजन करके आपको क्लियरली पता चल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्टोरेंट्स हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, और होलसेलर और इंडिविजुअल्स है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। ये पता चल रहा है ना कंपैरेटिव एनालिसिस करके। आप अक्सर पूछते हैं सर कैसे पता चलेगा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज के लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, तो मैंने इसका क्या जवाब दिया हुआ है? कंपैरेटिव एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके आपस। चलिए, ये रिस्क वाली कंडीशन भी पूरी हुई, पॉपुलेशन वाली कंडीशन भी पूरी हुई। एक्सेप्शन रेट की तरफ चलते हैं। 30% है, कितने परसेंट हाई है? कितने परसेंट हाई होता है? 15%। कहीं पे लिखा नहीं हुआ,
स्टैंडर्ड की किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ हाई, कि आपने पास पेपर में हमें बताया ये 15% से ऊपर हो तो हाई, 15% से नीचे हो तो लो। क्या नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है? नहीं। हम लिखेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज एक्सेप्शन रेट इज हाई। क्या सिर्फ ये लिख दें कि कैलकुलेट भी करें एक्सेप्शन रेट? एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट भी करना चाहिए, अमाउंट्स को कैलकुलेट करना चाहिए। क्या तो 30% लिख दे ना, 100 माइनस 30% है, 30% आपके सोल्यूशन पे आने चाहिए फिगर, उसे पता हो आपने इस केस को सॉल्व किया है, वो रट्टा नहीं लगाया, केस को सॉल्व किया है। मटीरियल प्रॉफिट दिया हो, मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करते हैं कि नहीं करते? तो डिसीजन हमारा जिन फैक्ट्स की बेस पे डिपेंड करता है वो सोल्यूशन में हो तो क्या बात है। दो, रेस्टोरेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल के स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, हेडिंग देंगे नेगेटिव कंफर्मेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। रीजन क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस है, और दूसरी रीजन एक्सेप्शन रेट भी हाई है 17%, एक्सेप्शन रेट भी 17%। बताइए क्या एक रीजन लिखनी चाहिए कि दोनों? दोनों। ठीक है, शेयर होल्डिंग की वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गया वो, घर का मसला आ गया, क्या हमें वो दूसरी कंडीशन डिस्कस करनी चाहिए? स्पाउस चीफ एग्जेक्टिव वाली करनी है, बिल्कुल करनी है। ठीक है, कंटिन्यूस केस स्टडी कोड ऑफ एथिक्स की, एक थ्रेट राइज हो गया क्लाइंट पे, दूसरी एक और रीजन की वजह से थ्रेट राइज हो रहा है, क्या दोनों लिखनी चाहिए कि एक ही काफी है? दोनों। याद है कि जिसमें उसने कहा था 7 साल हो गए हैं, सेम टीम है, और फिर पता नहीं उसके बाद आगे चल के उसने शायद ये कहा था कि टीम ने कोई गिफ्ट लिया है या उसे कोई एडवाइस प्रोवाइड किया है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस था। तो उसमें सिर्फ 7 ईयर का इशू आइडेंटिफाई करना था कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला भी? दोनों आइडेंटिफाई करने थे। तो याद रखिए क्वेश्चन में जितने इश्यूज हों आपने सारे को डिस्कस करना है। हालांकि प्रैक्टिकली फैसला एक ही बेस पे भी हो जाता है, एक ही बेस पे भी हो जाता है। इंडिविजुअल कस्टमर, पहली कंडीशन पूरी हो रही है, रिस्क भी कम है, और एक फोर्थ कंडीशन आपको पता है एज यूजुअल, एज यूजुअल एब्सेंट है, उसके बारे में जिक्र ही नहीं करता। ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड दैट, वो हम एज्यूम करते हैं अगर बाकी कंडीशन पूरी हो रही हो। इसमें क्या नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है? अब ये कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है? एक्सेप्शन रेट। 20% ने कंफर्म किया, मतलब 80% ने कंफर्म नहीं किया। एक्सेप्शन रेट 80% वेरी हाई, नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट। क्लियर जी? अच्छा अब बताइए इस क्वेश्चन में सबसे अहम चीज क्या थी वाला? 4 कंडीशन लिखने। जब कभी नेगेटिव कंफर्मेशन की अप्रोप्रिएटनेस पूछे 4 कंडीशन लिखनी, वो सबसे अहम था जी। ये जो परसेंटेज दी गई है, ये अगर उसने नहीं बताया कि ये पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में परसेंटेज है या नेगेटिव के, तो हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव के केस में। जो प्रीवियस हमने 1-2 दिन पहले क्वेश्चन किया था उसमें उसने बताया था कि नेगेटिव कंफर्मेशन है कि पॉजिटिव, उसने 2 के साथ लिखा हुआ था पॉजिटिव, 2 के साथ लिखा हुआ था नेगेटिव। तो पॉजिटिव में जिनका जवाब नहीं आया था वो एक्सेप्शन थी हमारे, और नेगेटिव में जिनका जवाब आ गया था वो एक्सेप्शन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताया, नहीं बताया तो क्या एज्यूम करें? पॉजिटिव। जी कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने कहा सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर की बेस पर डिसीजन करना, तो आपने सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर की बेस पर डिसीजन करना, बिला वजह कम्प्लेक्स ना करें, नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। ओवर थिंकिंग ना कीजिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए। शाबाश। चलिए क्वेश्चन 2, चैप्टर 14 वॉल्यूम। अच्छा ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द की ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो
इग्नोर द रिस्क रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क, कौन कौन से इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में होती तो वो गोइंग कंसर्न का रिस्क होता। याद है वो लिस्ट याद की हुई है हमने, उस लिस्ट में से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर केस स्टडी में यूज कर ले तो गोइंग कंसर्न का रिस्क राइज होता है। और सबसे ज्यादा कौन सी यूज किया करता भला, कंटिन्यूइंग लॉसेस, फिर सक्सेसफुल कंपेटिटर, ये ज्यादा, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, ये वो सबसे ज्यादा यूज किया गया। वरना बाकी की भी जो लिस्ट हमने पढ़ी है उनमें से कोई भी इशू आ जाए तो उसे गोइंग कंसर्न रिस्क राइज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया, उसने कहा बाकी तो सब कुछ करो, एक काम ना करना, क्या, गोइंग कंसर्न का रिस्क ना बताना, बाकी सारे रिस्क बता दो, चाहे गोइंग कंसर्न का रिस्क ना तो नहीं बताएंगे हम। ये फर्म इज द ऑडिटर ऑफ निंजा फोर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अच्छा, हमारा करंट टॉपिक चल रहा होता है, इसमें असाइनमेंट में कोई ना कोई प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देते हैं। ये अजीब हमाकत करते हैं हम, और चल रहा है, वो माइंड डाइवर्ट नहीं हो जाता आपका? अच्छा, रिवीजन हो जाती है, नहीं माइंड, शैतान आपसे कहेगा, क्या कहेगा शैतान आपसे, कि इसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ये ना करो, ये इकट्ठी करके ना हफ्ते के एंड पे एक दिन में ही कर लेंगे, एक जैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने मल्टीपल टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है एक सीटिंग में। एक, हाँ, एग्जाम में सारे इकट्ठे ही आएंगे, एग्जाम में ये थोड़ी आएगा आज एनालिटिकल प्रोसीजर का टेस्ट है, क्वेश्चन है, और आज कंफर्मेशन का, आज ऐसे नहीं। तो हमने एक सीटिंग में, भाई ऐसा सबसे बड़ी रीजन वीकली टेस्ट में बच्चे पास हो जाते हैं, एग्जाम में पास नहीं हो पाते। और भी रीजन है, रीजन आपको पता है, फेल होने की बेतहाशा है, पास होने की एक ही रीजन होती है, क्या भाई, ना दिन देखा ना रात देखा, ना ईद देखी ना शब रात देखी, कि क्या किया, कविता हो गई है। मैं भाई की आंखें क्यों लाल है ना, देखा, झूठ नहीं बोला है, पढ़ते रहे, हाँ ठीक है ठीक है, अब ये ना बता देना क्या पढ़ते रहे। चलिए, तो क्या कह रहा था, क्या बात हो रही थी, कविता की नहीं, संगीता की बात हो रही थी। सारा कंसेप्ट छोड़ देते हैं, मर्जी के लफ्ज को पकड़ लेते हैं, खुदा का हो मैं, हाँ, सबसे बड़ी रीजन, क्योंकि जो वीकली टेस्ट होते हैं ना आपके कॉलेज में, वो होते हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक के, या ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, और एग्जाम आपने प्रैक्टिस उसी तरीके से की होती है। ये जो होता है ना, एक ही सीटिंग के अंदर माइंड की प्रैक्टिस कराना, कभी एक चैप्टर में, फिर उसके बाद फौरन अगले ही 5 मिनट के बाद माइंड को कहना भाई दूसरे चैप्टर में घुस जा, उसमें से सवाल है, फिर उसके बाद फौरन एक्सरसाइज कहना 5वें चैप्टर में जाओ। ये प्रैक्टिस आपने नहीं की होती, ठीक है। अब चूंकि हमारी वीकली टेस्ट में मजबूर, टर्म टेस्ट में मल्टीपल टॉपिक्स ऐड करते हैं, मॉक में भी मल्टीपल टॉपिक्स, लेकिन वीकली प्रैक्टिस में, वीकली टेस्ट में ये नहीं हो पाता। इसीलिए होम असाइनमेंट में कोशिश की जाती है कि आपको प्रीवियस टॉपिक भी होते, एक तो फायदा होता है रिवीजन होती रहती है, और दूसरा फायदा ये होता है एक ही सिटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने की आदत पड़ती है। और ये एक सिटिंग में मल्टीपल टॉपिक सिर्फ ये ऑडिट के पेपर में के लिए टिप नहीं है, आपके हर पेपर के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी, बताना मेरा काम, ना करना आपकी आदत, ऐसा ही है। चलिए आगे। The auditor of Ninja Foods Limited for the year ended 30th June 22. NFL is a food chain having restaurant located in all major cities of Pakistan. फूड को अंडरलाइन कर लें और मेजर सिटीज को अंडरलाइन कर लें। क्या रिस्क, क्या नेचर ऑफ बिजनेस से रिस्क आइडेंटिफाई होता है, ये बात सिखाई है ना। क्या फूड से रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? कोई ना कोई पेरिशेबल भी होगा, कोई ना कोई पेरिशेबल आइटम्स भी होगी, खराब हो जाएंगी। केक है, उनमें से कुछ ना कुछ निकल आता होता है ना। हाँ, मैं ऐसे क्या करें, पेरिशेबल गुड। तो इसी तरह क्या कह रहा है, 2 रिस्क, एक फूड वाला रिस्क और एक ऑल मेजर सिटीज की वजह से क्या रिस्क आ रहा है। अच्छा देखिए, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, आप कहेंगे ये तो अच्छी चीज है,
कि हमारे ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन हमने इसमें बिजनेस रिस्क तो आइडेंटिफाई करने नहीं। बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में दो हरफी फर्क क्या है? बिजनेस रिस्क में बिजनेसमैन बन के सोचना है, ऑडिट रिस्क में अक्सर बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब मेजर सिटीज में हमारे लिए ऑडिट रिस्क क्या है? इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री ईयर एंड पे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे एक ही वक्त में। ठीक है, वही केक, वही कोल्ड ड्रिंक्स, वही कोक के पेप्सी के क्रेट्स, वो पहले एक लोकेशन पे हमें वेरीफाई करवा देगा, फिर दूसरी लोकेशन पे भी उधर ही ले जाएगा ऑडिटर के पहुंचने से पहले। और क्लाइंट इस तरह करते रहे हैं। वहां पे इन्वेंट्री की नेचर कुछ और थी, लेकिन इस तरह की बात कर हमारे लिए फिर इसका हल क्या है? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, टीम को इंक्रीज करें, सारे स्टॉक काउंट एक ही डेट पे परफॉर्म किए जाए। स्टेप नंबर 2, उन्हें बताए बगैर अनअनाउंस्ड बेसिस पे स्टॉक काउंट करने के लिए जाए। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3 जो हमने बेसिकली परफॉर्म किया था, क्योंकि फर्म ना तो इतना स्टाफ देती है और फिर अनअनाउंस्ड बेसिस पे जाना पड़े ना, खज्जल फारी बड़ी होती है। अब दुकान पूछना पड़ता है, सर ये वाली दुकान गोरमे की किधर थी, ये वाली किधर थी। किसी इलाके में, लाहौर में तो आपको पता होगा, घूमते फिरते रहे, पहुंच जाए ना जंग में, पहुंच जाए हटक में, लग पता जाता है कि किसी क्लाइंट की आउटलेट को ढूंढना होता क्या है। तो फिर हम कहते हैं सर हम खज्जल फारी नहीं करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे इधर जाना है, क्लाइंट खुद लेके जाता है। फिर इस रिस्क का हल क्या निकाला था हमने? भला हमने उस एक होता है ना परमानेंट मार्कर ले जाते थे, जिस इन्वेंट्री को काउंट करते थे उस पर टिक लगा देते थे। अब अगर वो दूसरी जगह लेके वही इन्वेंट्री चेक करो, टिक लगा होगा या थोड़े छोटे से साइन कर देते थे, हमें पता चल जाएगा कि ये हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, डुप्लीकेट काउंटिंग करवा रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की सिचुएशन आगे एग्जाम में हैंडल कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। 2 रिस्क सामने आगे, हालांकि इसमें प्रोसीजर बता नहीं रहा, हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे लिए जहां जहां रिवीजन के लिए जरूरी होगा डिस्कस कर ले। कह रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय द ऑडिट टीम। ऑडिट टीम ने ये इंफॉर्मेशन गैदर की है क्या? पहला, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द फूड प्रोडक्ट्स ऑफर्ड टू कस्टमर आर इंपोर्टेड। इंपोर्टेड को अंडरलाइन कर लें। क्या रिस्क आ गया? फॉरेन एक्सचेंज का। शाबाश, नहीं करा क्योंकि हम ऑलरेडी सारे रिस्क एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंपोर्ट में फॉरेन करेंसी का क्या रिस्क है पता है ना? ट्रांसलेशन का रिस्क क्या है, और जो ट्रांसलेशन का डिफरेंस होता है उसे एसेट में रिकॉर्ड करते हैं कि इनकम एक्सपेंस में? शाबाश। इंपोर्टेड 3 रिस्क हो गए, रिस्क गिनते जाइएगा। ऑन 30, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था एग्जाम में कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया ना, एंड में रिक्वायरमेंट में। कैसे अंदाजा लगाते हैं? 1.5 डिवाइड करें फिर, तो हमें उस रूल के मुताबिक इस क्वेश्चन में कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? कम अज कम 7, 7 नहीं, कम अज कम 7 टाइम, बड़े बड़े 7। शाबाश, ये कंसेप्ट फिट हुआ है, बड़े बड़े कम अज कम 7। फिर इंपोर्टेड ऑन 31 अगस्त 2022 द गवर्नमेंट हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ लग्जरी फूड आइटम्स विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेड आइटम्स यूज्ड इन द NFL's मोस्ट सेलिंग आइटम्स। ये आइटम, अच्छा नहीं, NRV का इशू नहीं है। क्यों इशू क्यों नहीं है NRV का? इस इंफॉर्मेशन की वजह से NRV पे इशू नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप बेच ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने कहा खरीद नहीं सकते। बेच सकते तो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कस्टमर को खिलाने में तो पाबंदी कोई नहीं है ना। बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते। तो गोइंग कंसर्न का इशू तो राइज हुआ, हाँ गोइंग का, लेकिन बताना नहीं है वो। इस इंफॉर्मेशन का हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर गोइंग कंसर्न का हमें मना ना करता, हम गोइंग कंसर्न का बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी मेन आइटम जिसने क्या लिखा हुआ है, हाँ NFL स्पेशलाइज इन पैन एशियन कजाइन एंड हैज जापानीज, थाई एंड चाइनीज फूड ऑन इट्स मेन्यू, कि ज्यादातर जो फूड है इसके वो इंटरनेशनल फूड आइटम्स है। NFL has currently stock of these imported items which fulfill its requirement of next 1 month only. Still going concern की तरफ जा रहा है, लेकिन उसने मना कर दिया। क्लियर? तुम्हारे कितने रिस्क हो गए?
3 कौन कौन से? फूड, पेरिशेबल आइटम, वेरियस लोकेशन और इंपोर्टेड। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहता है? कहता है 70% ऑफ द कस्टमर पे इन कैश। कोई मसला नहीं, शाबाश। आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं? 30 रुपये, इसीलिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा मेरे पास कितने, मैंने बताया ना तो रिस्क है कि आप सीए छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा कैश होता है उसके लिए क्या रिस्क है कि नहीं? रिस्क मिस एप्रोप्रिएशन, शाबाश। एक्सेसिव कैश इन हैंड, रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया हुआ। While the remaining 30% पे थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। डेबिट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में कोई रिस्क नहीं, बैंकिंग चैनल के जरिए। याद रखें उसका एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। प्रैक्टिस में आपने खुद देखना है कि फायदा नुकसान की बेस पे क्या काम करना है। फायदा क्या है? बैंकिंग चैनल के जरिए मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती, और नुकसान क्या है कि टैक्स अदा करना पड़ता है। और अगर कैश में ट्रांजैक्शन करें तो उसमें टैक्स बाज़ औक़ात बच जाता है, लेकिन वो जो कैशियर और दूसरे लोग होते हैं ना, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है करोड़ों रुपया घर रखा होता है, वो चोर आते हैं सारा ले जाते हैं, सारा वो जो 20% बचा रहे थे वो सारा निकल 100% पूरा सेविंग बराबर हो जाता है साहब। बहरहाल आगे आपकी मर्जी है, प्लस माइनस दोनों बता दिया, डिसीजन आप। एक्सेसिव कैश इन हैंड का रिस्क है ज्यादा। फर्दरमोर 50% of the customer visit are on weekend. All cash collection on weekend is deposited in the bank on the very next working day. तो इसमें अब चूंकि नाइट पे, रात को बहुत ज्यादा अमाउंट में कैश मौजूद होगा बिजनेस प्लेस पे, ये रिस्क है। अगर हमसे प्रोसीजर पूछता, हम प्रोसीजर भी उसको बताते हैं। प्रोसीजर क्या कि कम से कम चलो शाम 5 बजे तक जितना कैश है वो डिपॉजिट करवा दो। अगर ज़्यादातर कैश शाम में आता है तो फिर उसको सेफ लोकेशन पे सीसीटीवी कैमरा लगवाओ, वहाँ पे सेफ लॉक हो, ठीक है, जो भारी हो, गार्ड उधर खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये सेफ गार्ड। लेकिन यहाँ पे बताने की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ रिस्क डिस्कस करना क्यों? और पूछा ही रिस्क है तो बताना ही रिस्क है, नंबर ही रिस्क है भाई। यहां तक क्लियर? ये 4th रिस्क हमारे पास आ गया, क्या? एक्सेसिव कैश इन हैंड। Next, third, NFL follows a policy in which all the expired stock is to be placed in separate storeroom, which can then adequately destroyed. In the internal audit report, it has been highlighted that 2 of the restaurants were not following this policy. यानी वो expired stock को destroy नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक तो ये हमने पेरिशेबल जो ऊपर डिस्कशन की है ना कि फूड की नेचर पेरिशेबल है, उसको रिलेट कर रहा है। ये कंफर्म भी हो गया कि स्टॉक ऑब्सोलीट भी हो रहा है। ऊपर तो हमने सिर्फ नेचर की बेस पे कमेंट कर दिया था, यहाँ पे उसने वकूआ भी बता दिया कि भाई जिन 2 ऐसे इवेंट सामने आए हैं जिनमें स्टॉक पेरिशेबल था और उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क तो उधर ही रहेगा। लेकिन एक और रिस्क, अच्छा लाइसेंस का रिस्क भी, लेकिन वो गोइंग कंसर्न की तरफ जाएगा। रेगुलेटरी एक्शन एंड कस्टमर लिटिगेशन का रिस्क राइज होगा कि किसी कस्टमर ने एक्सपायर्ड स्टॉक को इस्तेमाल किया, उसकी तबीयत खराब हुई, ना सिर्फ ये कि वो कस्टमर एक्शन ले सकता है बल्कि रेगुलेटर भी एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इसको पाकिस्तानी एनवायरनमेंट से सोचेंगे ना तो आपको लगेगा ऐसा तो होता ही नहीं है, और शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। आपको बताया था ना, उन्होंने अपने वो लाखों चॉकलेट्स जो थी वो कंपनी ने वो डिस्ट्रॉय कर, सिर्फ ये जो है कि एक चॉकलेट के अंदर से वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकल आया था, ठीक है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान में तो इतने स्ट्रिक्ट ना एथिक्स है हमारे, ना रेगुलेशंस हैं, तो पाकिस्तान में तो सब चलता है। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, कस्टमर कहेगा हाँ मज़ा आ गया आज तो है, साथ में स्प्राइट की ठंडी बोतल, सब लक्कड़ हजम पत्थर लिख के पिलाते हैं, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। तो चाहे लक्कड़ डालो खाने में, चाहे पत्थर डालो, साथ में स्प्राइट, मसाला डाल दो बस, हाँ डिस्काउंट दे दो। और लेज में से बाइक निकली है, अच्छा हाँ, केक में से डायनासोर निकल आते हैं, लेज में से बाइक निकली तो क्या कमाल है। नहीं, वो इनाम निकला है बाइक का,
अच्छा चलिए फोर्थ में भाई यहां पे क्या रिस्क राइज हुआ? थर्ड में कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन और कस्टमर लिटिगेशन। अब ये जो लॉज एंड रेगुलेशन की वायलेशन, ये हालांकि आपको बताया था इसके दो इफेक्ट होते हैं। छोटे से छोटा इफेक्ट क्या हो सकता है? पेनल्टी कोई ना कोई, और बड़ा इफेक्ट क्या है? लाइसेंस कैंसिल। लाइसेंस कैंसिल वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन रेगुलेटर ने अगर उसकी पंजाब फूड अथॉरिटी वाले इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए तो वो कोई ना कोई जुर्माना लगा देते हैं। ठीक है, वो पेनल्टी की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कस्टमर ने कोई एक्शन लिया है तो उसकी लिटिगेशन की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है। 4. During the year ended June 30, 22, NFL's profits have been reduced by 30% mainly due to rising electricity prices, increase in interest rate on long-term loan, decrease in demand of the product due to recession in economy, and increase in raw material prices due to rupee devaluation. अच्छा, इन सब की वजह से एक तो गोइंग कंसर्न का रिस्क राइज होता है, वो डिस्कस नहीं करना। एक और रिस्क राइज होता है क्या? कि कंपनी चाहेगी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव्ड शो करवाए, इन्वेस्टर को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड शो करवाए, उसके लिए रिस्क ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्रीज होता है। एक तो ये, और दूसरा याद रखें, जब कभी डिमांड डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज की बात कर रहे हैं कहीं, डिक्रीज इन डिमांड, एक तो इसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं। एक और रिस्क भी आता है, इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी। शाबाश, इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी याद है? डिक्रीज इन डिमांड, जब पिछले साल की निस्बत इस साल सेल डिक्रीज होती थी, दो रिस्क कौन से आइडेंटिफाई करते थे हम? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इम्पेयरमेंट। वैल्यूएशन इन्वेंट्री यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? पहले डिस्कस कर दिया, डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं। इस इंफॉर्मेशन को उस रिस्क की एक्सप्लेनेशन में मर्ज कर सकते हैं, अलहदा से लाइन आइटम नहीं बनाने। हाँ, अलहदा से लाइन आइटम किस रिस्क की बनेगी? इम्पेयरमेंट की। शाबाश। तो देखें हमारे कोई 7 रिस्क हो गए हैं, 7 हो गया रिस्क। कौन कौन से? क्विक रिकैप। नंबर 1 पेरिशेबल फूड, लिख लेना साथ में, पेरिशेबल फूड। और इन्वेंट्री एट वेरियस लोकेशन, मेजर सिटीज। फिर कस्टमर लिटिगेशन, इंपोर्ट्स, एक्सेसिव कैश इन हैंड, इम्पेयरमेंट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। हाँ, या वो पेनल्टी, एक ही बात है, रेगुलेटर एक्शन। चलिए, ये हो सके तो साइड पे लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन स्टेज पे आपके काम आए। अच्छा, क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने चैप्टर 15 एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसका थीम समझ लेते हैं, ये चैप्टर है क्या। हमने चैप्टर 3 में स्टडी किया है ऑडिटर के प्रोसीजर्स होते हैं 7 टाइप्स के: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस, रिकल। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। आपको बताया था इनमें से कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट है, कुछ कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो मोर इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, इनके ऊपर स्टैंडर्ड ने अलग-अलग डिस्कशन की है, जिनमें से एक प्रोसीजर की डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब एक नेक्स्ट और प्रोसीजर जिसकी डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये भी एक टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है, जिसके जो इतना अहम है कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर क्रिएट किया गया है। लेकिन याद रखें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी एक प्रोसीजर पूरा चैप्टर, एनालिटिकल प्रोसीजर भी एक प्रोसीजर पूरा चैप्टर, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है एनालिटिकल से, क्योंकि इसमें केस स्टडी ज्यादा आती है। इसमें केस स्टडी भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एनालिटिकल प्रोसीजर में रिप्रोडक्शन का पूछता है। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं? स्टेप नंबर 1 इसकी डेफिनेशन जानते हैं, चैप्टर 3 में पढ़ी थी। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप
विद अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और एंड में सेंटेंस क्या था जो कहा था लाजमी हिस्सा बनाना है, एनालिटिकल प्रोसीजर आल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन इफ एक्चुअल अमाउंट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड अमाउंट, इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेशन में क्या एनालिटिकल प्रोसीजर के यूजेस पता है हमें? दो बड़े यूजेस, यस पता है। एनालिटिकल प्रोसीजर, भाई एनालिटिकल प्रोसीजर के दो यूजेस बताएंगे और 100 रुपए का इनाम पाएंगे। एनालिटिकल, इसका मतलब है भाई का चैप्टर 3 भी तैयार नहीं है। नहीं तैयार के तैयार है कि रिवाइज करना है? रिवाइज करना है ना, मुझे कैसे पता चला? बात तो एनालिटिकल की हो रही थी, चैप्टर 3 तैयार नहीं है भाई का, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो सवाल पूछा है इस सवाल का जवाब चैप्टर 3 में है, चैप्टर 14 का 15 का सवाल ही नहीं पूछ रहा है। नहीं भैया आप पीछे ना देखें, अब नहीं मिलेगा, ये मेरा भाई बताएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर को एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के तौर पे भी। खुदा का खौफ कर, ये पाप किया है। नहीं 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 नहीं, इस पाप ना कोई प्रायश्चित नहीं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। 50 रुपए का है टेस्ट एनालिटिकल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फिट कर दिया उसने। यार ऐसे ना कर, मुंह से निकलना था यार, ऐसे ना कर, ध्यान से बोला करें। एनालिटिकल प्रोसीजर देखें, हमारे 3 फेजेस होते हैं प्रोसीजर परफॉर्म करने के, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव। एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट में यूज होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में यूज है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स थी, 4 सिखाई थी, उनमें एक एनालिटिकल प्रोसीजर भी था, याद है? याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के एग्जांपल्स? ऐसे ही यस सर कह दिया, मुंह पे लिखा होता है यार आपके। क्या है? इंक्वायरी, शाबाश, या ऑब्जर्वेशन, तीसरी नहीं आती, और चौथी वो भी नहीं आती। तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी तो एग्जांपल थी, कम से कम वो तो बोलते, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल थी। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की 2 एग्जांपल कौन सी थी? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यार खुदा का हो गया यार, क्यों कर रहे हैं यार ऑडिट के साथ? सब्सटेंटिव, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। तो चैप्टर 3 में डेफिनेशन को जब हमने याद किया तो हमें वहीं पे एहसास हो गया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन में वहां पे भी परफॉर्म होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन में है वहां पे भी परफॉर्म होता है। इस चैप्टर में एनालिटिकल प्रोसीजर का जो हमने यूज सीखना है, गैस कीजिए, वो एज रिस्क असेसमेंट सीखना है, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीखना है कि बोथ? अगर दोनों सीखने हैं तो रिस्क असेसमेंट में वो जो हमने कंपेयर किया था पिछले साल की इंफॉर्मेशन को इस साल की इंफॉर्मेशन, याद है वो क्वेश्चन? इनकम स्टेटमेंट, सेल्स को इस साल की सेल के साथ कंपेयर किया था, डेटर को इस साल के डेटर के साथ कंपेयर किया था, रेशियोज को, वो क्या था? वो क्या था? रिस्क असेसमेंट में थ्रू फैक्ट्स और थ्रू फिगर्स, 2 तरह से रिस्क असेसमेंट सीखी थी ना। रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स क्या था? असल में रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स, रिस्क असेसमेंट थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर ही था। कंपैरिजन उसी में तो आता है। कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपेयर करना। पिछले कंपैरिजन का मतलब है कंपेयर कर, पिछले साल की फिगर को इस साल की फिगर के साथ कंपेयर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज 2 बड़ी जगहों पे होता है, एक और भी छोटी सी जगह है वो बाद में देखें, वो पार्टनर करता है। 2 बड़ी जगहों पे यूज होता है, रिस्क असेसमेंट में, सब्सटेंटिव। रिस्क असेसमेंट में एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे यूज होते हैं ये चैप्टर 11 में सीख चुके हैं। अब यहां पे क्या सीखना है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कैसे यूज होगा इसका। तो ये सारे का सारा जो अगर आप देखें ना, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में आपको डेफिनेशन बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा और यूजेस बताएगा कि ये 3 जगहों पे यूज हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे बड़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या सिखा रहा है? यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या? यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज, ये दूसरा सबसे बड़ा यूज है। ये दूसरा 3 यूज है, रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ओवरऑल रिव्यू पार्टनर के लिए।
अगर आप नोट करें, वो यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो सिखा रहा है, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन भी सिखा रहा है। यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन रिस्क असेसमेंट नहीं सिखा रहा है इस चैप्टर में। क्यों? वो चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। तो रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 यूजेस हैं, एक रिस्क असेसमेंट, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर और एक ओवरऑल कंक्लूजन। ओवरऑल कंक्लूजन का मतलब एंड पे पार्टनर रिपोर्ट साइन करने से पहले एकदम मोटा मोटा सारे फाइनेंशियल का रिव्यू करता है, उसे कहते हैं यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। वो भी है, लेकिन इस चैप्टर में वो 2 यूजेस तो डिटेल में डिस्कस करेगा। कौन से? एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ओवरऑल। यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट नहीं करेगा डिस्कस। वो क्यों नहीं करेगा? पहले कर चुका है। कहां? चैप्टर 11। शाबाश। अब चलते हैं। अब पहले आज सिर्फ हमने डेफिनेशन और एग्जांपल्स पढ़ने हैं, और ये पहले हम कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन मतलब वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रही होती है अमाउंट्स, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? जो फाइनेंशियल में अपीयर नहीं। आपको एक एग्जांपल बताई थी ना, नंबर सेल्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आती है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में नहीं आते, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। भाई फर्क बताया था फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। पेरोल एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नॉन। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है कि नॉन फाइनेंशियल? वेरीफाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। उसको वेरीफाई करने के लिए जो उसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाया जाएगा ना, वो फाइनेंशियल के साथ भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल के साथ भी। अब कहें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर हम डेप्रिसिएशन को वेरीफाई कर रहे हैं, एनालिटिकल है ये डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फिक्स एसेट के साथ रिलेट करके, यह है वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्लॉजिबल रिलेशनशिप विद अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगर हम पेरोल को वेरीफाई कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, तो पेरोल एक्सपेंस वेरीफाई हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रही है थ्रू प्लॉजिबल रिलेशनशिप विद नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वेरीफाई हमेशा कौन सी चीज होगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप किसके साथ बनाया जा सकता है? फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल भी। शाबाश। एनालिटिकल मींस वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप विद अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन भी, लेकिन कंपैरिजन रिस्क असेसमेंट की तरफ है और प्लॉजिबल रिलेशनशिप सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ है। कंपैरिजन है यूज एज रिस्क असेसमेंट, प्लॉजिबल रिलेशनशिप यूज है एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर कह रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर आल्सो इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन इफ एक्चुअल वैल्यूज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमारे ख्याल में पेरोल एक्सपेंस होना चाहिए 10 मिलियन, क्लाइंट ने 9 मिलियन रिकॉर्ड किया है, 1 मिलियन की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं? ये इन्वेस्टिगेशन भी एनालिटिकल प्रोसीजर ही समझा जाएगा। नेचर, एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। 2 बड़ी एग्जांपल्स क्या हैं? प्लॉजिबल रिलेशनशिप, कंपैरिजन। प्लॉजिबल रिलेशनशिप में दोनों एग्जांपल दे दी, फाइनेंशियल की दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, और फाइनेंशियल की दूसरी। समझ आ गई बात? कंपैरिजन में किस किस के साथ कंपेयर कर सकते हैं? इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ, इस साल की फिगर को कंपैरेटर के साथ, इस साल की फिगर को इंडस्ट्री एवरेज के साथ, और अहम चीज इस साल की फिगर को बजटेड के साथ। ये अगर किसी स्टूडेंट ने अकाउंटिंग पढ़ी है तो रेशियो एनालिसिस उसमें शायद कहीं पढ़ा हो, उसमें भी इसी तरह करते थे शायद, कि कभी अपनी कंपनी को वैल्यूएट करना था कंपैरेटर के साथ कंपेयर करते थे, कभी इंडस्ट्री एवरेज के साथ, कभी प्रीवियस ईयर के साथ, कभी बजट के साथ। ठीक है जी।
ये याद करने वाला पॉइंट, इसमें कंसेप्ट नहीं है इतना, ये रिप्रोडक्शन का। यूजेस, पर्पस, बेनिफिट्स क्या हैं? 3 तरह के यूजेस हैं, रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और ओवरऑल कंक्लूजन जो पार्टनर करता है। रिस्क असेसमेंट में हम सीख चुके हैं, आगे डिटेल बता रहा है। रिस्क असेसमेंट का दूसरा नाम प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर भी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का दूसरा नाम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी है, और ओवरऑल कंक्लूजन का दूसरा नाम फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर भी है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ जो पहला लफ्ज है ना, वो उसकी स्टेज बता रहा होता है। प्रिलिमिनरी स्टेज है, सब्सटेंटिव स्टेज है, फाइनल है। एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या करते हैं? टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट। किस लिए? ताकि रिस्क को असेस किया जा सके। रिस्क असेसमेंट स्टेज में क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग, जीपी रेशो क्या है भाई, इसकी डेटर टर्नओवर रेशो क्या है, इसका क्रेडिट टर्नओवर रेशो क्या है, इसका पिछले साल की सेल के साथ इस साल की सेल्स बढ़ी है कि कम हुई है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। तो फिर मकसद क्या होता है इस अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने? रिस्क की असेसमेंट हो जाए, ताकि बाद में, ताकि सो दैट बाद में प्रोसीजर कैन बी इंक्रीज ऑन हाई रिस्क एरिया। ठीक है, असल काम ये हो रहा है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मटेरियल, ये एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे यूज करते हैं? हाँ, वेरीफाई करने के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद ही यही होता है, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना। तो जब एनालिटिकल प्रोसीजर को हम एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। और ये हमने सीखना है, ये पहला यूज हमने नहीं सीखना, वो सीख चुके हैं चैप्टर 11। दूसरा यूज सीखना है कि कैसे हम एनालिटिकल प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करते हैं, असर्शन लेवल, कैसे हम। और थर्ड, नियर एंड इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, यानी पार्टनर जब ओवरऑल कंक्लूजन ड्रा करने लगता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करती है कि नहीं, यानी पूरे ऑडिट में मैं जो कुछ समझा हूं, एक दफा फाइनल एक नजर देख लूं कि क्या वो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो फाइनल फाइनेंशियल। देखिए, वैसे शुरू में भी रिस्क असेसमेंट के दौरान अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है एंटिटी की, लेकिन बाज़ औक़ात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यूरिंग ऑडिट चेंज भी तो होता है, फिगर चेंज हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द ऑडिट दोबारा एनालिटिकल प्रोसीजर देखना चाहिए कि नहीं? जैसे शुरू में मैंने देखा डेटर्स पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा थे, मैंने कहा प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अच्छा, प्रोविजन रिकॉर्ड होने के बाद सोचिए वो रेशो मैच हो जाएगी कि नहीं? पिछले साल और इस साल के मैच हो जाएगी कि नहीं? तो क्या मुझे एंड पे दोबारा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके एक दफ़ा नहीं देखने चाहिए कि शुरू में जो मसले मसाइल आए थे अब वो ख़त्म हो गया कि नहीं? बताइए, देखना चाहिए कि नहीं? तो ओवरऑल कंक्लूजन इसी चीज़ का नाम है कि एंड में ऑडिटर कंफर्म करता है कि अब जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्जन है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कंसिस्टेंट, उसके मुताबिक बना है कि नहीं। अभी भी ऐसा तो नहीं कि कोई नई चीज आ गई है जिसका मुझे पता ही नहीं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 यूजेस कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव, ओवरऑल। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से 2 पढ़ने हैं? सब्सटेंटिव और ओवर। कौन से वाला इस चैप्टर है तो सही, एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज इसने नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? चैप्टर 11 पढ़ चुके हैं, शाबाश। ठीक है, फिर आखिरी बात कर रहा है, चलते चलते कहता है ये भी सुनते जाए जहां इतनी बातें सुनी आपने। एनालिटिक, वो कह रहा है रिस्क असेसमेंट और ओवरऑल कंक्लूजन में एनालिटिक प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। चाहे तो करें चाहे ना करें, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते। रिस्क असेसमेंट में एनालिटिकल प्रोसीजर लाजमी यूज करने हैं, ओवरऑल कंक्लूजन में भी, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना लाजमी नहीं है। करना है तो कर लें, अच्छी बात है, नहीं करना तो टेस्ट ऑफ डिटेल से काम कर लें। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं करना तो फिर क्या करेंगे सब्सटेंटिव में? ये था जी हमारा आज का ये कंसेप्ट। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, ज्यादा केस स्टडी निस्बतन कम है, क्योंकि केस स्टडीज की आती है रिस्क असेसमेंट में,
एनालिटिकल प्रोसीजर का केस स्टडी में यूज जो होता है ना, वो रिस्क असेसमेंट के तौर पे होता है, वो दबा के पूछ रहा है। लेकिन एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर और इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बनता है। तो इन शॉर्ट चैप्टर 15 रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है ज़्यादा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ केस स्टडी भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आई कैप दे दे तो हम उसको हैंडल करने के काबिल हों, ठीक है, कर लेंगे केस स्टडी। अगर आपको एडिशन, अगर आई कैप की केस स्टडी ना हो, किसी और जगह से केस स्टडी आपको दी जाए तो कर लेंगे। ये तो नहीं कहेंगे आई कैप की नहीं, हमने नहीं करना, नहीं टेंशन नहीं, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कर दें। अच्छा, एक चीज़ ख़ास तौर पे नोट करें, आपने होम असाइनमेंट देखी आज की? उस पे ईद मुबारक लिखा हुआ है, ईद मुबारक लिखा हुआ है। हाँ, ये भाई को नज़र आ गया ईद मुबारक, शाबाश। इसमें आपकी होम असाइनमेंट है। अगर ये होम असाइनमेंट, ये कोई 15-20 केयरफुली सेलेक्टेड क्वेश्चन, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया ना, आपके अभी तक की ऑडिट की रिवीजन हो जाएगी। अब भाई रिवीजन ज़रूरी है कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो तभी कर लें, कि जब 60-65% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब भी रिवीजन कर लेनी चाहिए। तो ये आपके लिए आइडियल टाइम है अभी तक जो भी ऑडिट पड़ा है वो रिवाइज करने का। अब चाहे तो गोश्त खा खा के बीमार पड़े रहें, उस तो भी छुट्टियां तो गुजर ही जानी हैं, ठीक है, और चाहे तो साथ साथ ये असाइनमेंट भी करते रहे। इससे आपका इंशाल्लाह जो ऑडिट है वो इन छुट्टियों में रिवाइज हो। अच्छा, करना कैसे ये सुन लें। एक है स्मार्ट स्टडी, एक है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा 4 छुट्टियां हैं, सर ने इतने क्वेश्चन दे दिए हैं, 8 चैप्टर्स हैं, मैं पहले दिन 2 चैप्टर करूंगा, चैप्टर 4 और 5 के क्वेश्चन, दूसरे दिन करूंगा 6 और 7 के क्वेश्चन, तीसरे दिन करूंगा 8 और ऐसे नहीं करना। ये रेगुलर। स्मार्ट स्टडी क्या है, आपके मैं हर रोज हर चैप्टर का एक क्वेश्चन करूंगा, जितना हो सका हर रोज हर चैप्टर का एक क्वेश्चन करना, ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस देगा आपको, बजाय ये कि आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन एक ही दफा खड़का दें। वैरायटी आ जाती है ना, तो जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना बेहतर है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब क्वेश्चन सेलेक्ट करें ना असाइनमेंट करते हुए, तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन एक चैप्टर का, फिर अगला नेक्स्ट, ताकि मैक्सिमम मल्टीपल टॉपिक्स एक दिन में प्रैक्टिस हो सके। क्लियर? ये मेरी एडवाइस है, बाकी आगे आपकी मर्जी है जी। कल नहीं, कल आपकी छुट्टी है, कल नहीं आना, कल आपकी छुट्टी है, इतने जालिम नहीं है हम। चलिए आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।